ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चर्चा से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। मुरथल कथित गैंगरेप मामले में पहला केस दर्ज। दिल्ली की महिला ने मुरथल थाने में कराई शिकायत दर्ज। जांच कर रही एसआईटी को मिली थी जानकारी। तेलंगाना के रंगारेड्डी कोर्ट ने सुनाया आदेश। कन्हैया, खालिद, राहुल गांधी, अजय माकन, आनंद शर्मा, केजरीवाल, सीताराम येचुरी और केसी त्यागी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज। बरेली में किसान कल्याण रैली में पीएम मोदी की हुंकार। बोले, देश की शान, किसानों को मेरा नमन। 2022 तक 2 गुना करना चाहता हूं किसानों की आमदनी। मन की बात में बजट पर बोले पीएम मोदी, कल संसद में 125 करोड़ नागरिक लेंगे मेरी परीक्षा। परीक्षार्थियों को दिया मोदी मंत्र, आशाओं के बोझ के नीचे न दबो। और महाराष्ट्र के ठाणे में खौफनाक वारदात। परिवार के 14 लोगों की हत्या करने के बाद युवक ने लगा दी फांसी। धारदार हथियार से काट डाले परिवार के सभी लोग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने अमीरों को मिलने वाली कर छूट का मामला उठाया था और अब संसद में पेश वित्त वर्ष 2015-16 की आर्थिक समीक्षा में भी इस पर काफी गंभीर रुख दिखाया गया है। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि सरकार की कई ऐसी नीतियां हैं जिससे गरीबों के साथ साथ अमीर वर्ग को भी अच्छा खासा फायदा मिलता है। रिपोर्ट्स में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बजट में अमीरों को मिलने वाली सब्सिडी हटाने संबंधी फैसले हो सकते हैं। 29 फरवरी को मोदी सरकार का तीसरा बजट पेश होने वाला है। अपने इस बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने कई ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। 26 फरवरी को पेश किए गए आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट में ये संकेत साफ दिए गए हैं कि आर्थिक प्रगति की रफ्तार सुस्त पड़ने जा रही है और इसकी एक बड़ी वजह है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता होना। ऐसे में सरकार अगर निवेश बढ़ाती है तो राजकोषीय घाटा बढ़ने का खतरा होगा। ऐसे में वित्त मंत्री अरुण जेटली सोमवार को पेश होने वाले बजट में कई बड़े और अहम फैसले ले सकते हैं। आर्थिक समीक्षा से ये संकेत मिल रहे हैं कि बजट में अमीरों को मिलने वाली सब्सिडी हटाने संबंधी फैसले हो सकते हैं। सरकार की ऐसी कई नीतियां और योजनाएं हैं जिससे अमीर वर्ग को भी अच्छा खासा फायदा होता है। इन योजनाओं में लघु बचत योजनाएं, रसोई गैस, रेलवे, बिजली, विमान, सोना और केरोसिन पर मिलने वाली सब्सिडी से करीब 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा अमीर वर्ग को हो रहा है। आर्थिक समीक्षा में इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि कैसे सब्सिडी योजना से अमीरों को फायदा हो रहा है। समीक्षा में कहा गया है कि अमीर वर्ग के इस्तेमाल के आधार पर सोना, केरोसिन, एलपीजी, बिजली, रेलवे की सब्सिडी 91,350 करोड़ रुपए है। अगर छोटी बचत योजनाओं में सिर्फ पीपीएफ को जोड़ दिया जाए तो कुल सब्सिडी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। यूं तो सब्सिडी का फायदा आमतौर पर गरीबों को मिलने की बात की जाती है, लेकिन सरकार की उदारता इस मामले में गरीब जनता तक ही सीमित नहीं है। सरकार के ऐसे कई कदम हैं जिससे समाज के अमीर वर्ग को सीधे तौर पर फायदा मिलता है। कई मामलों में ये सहायता सब्सिडी का रूप ले लेती है, जिसकी तादाद काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर बजट में अमीर वर्ग को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने वाली सब्सिडी को हटा दिया जाता है तो इससे शायद अमीर वर्ग को ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन राजकोष को कहीं हद तक राहत जरूर मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। जाहिर सी बात है कि सरकार सब्सिडी को लेकर बेहद गंभीर है और सख्त भी। मैं विजय गुप्ता जी से जानना चाहूँगा कि सरकार ने अभी सब्सिडी को घटाने की कोशिश की है पिछले लंबे समय से। एलपीजी को लेकर के भी ये बहुत सारे प्रयोग किए गए और गिव इट अप का भी नारा दिया गया और उसके तहत भी लोगों को फ़ायदा हुआ। बहुत सारे लोगों ने इसे वापस भी किया सब्सिडी को। इसके साथ साथ और भी जहाँ पर जो मुद्दे हैं सब्सिडी के जो क्षेत्र हैं उनको भी लेकर सरकार गंभीर है और लगातार सब्सिडी को घटाने की बात कर रही है। क्या कहेंगे? देखिए, उच्च वर्ग की सब्सिडी को जी यदि केंद्र सरकार कहीं कम करती है तो यह गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर होगा। और सब्सिडी मुख्य रूप से जी गरीब और मध्यम वर्ग के लिए ही होनी चाहिए जी। उसको धीरे धीरे करके यदि आने वाले वर्षों में उच्च वर्ग से कम किया जाता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि ये केंद्र सरकार के लिए
एक अतिरिक्त धन एकत्रित करने का अवसर होगा। यानी कि कहा जा सकता है कि जो खजाना है सरकारी उस पर बोझा कम होगा। या जी जी, चलिए मैं राकेश जी के पास आऊँगा। राकेश जी, आप क्या कहेंगे? ये सब्सिडी है, अभी ये जो रिपोर्ट देखी आपने, इसमें साफ तौर पर स्पष्ट रूप से सामने आया है कि जो सब्सिडी की योजनाएं हैं उन्हें अपने आप अलग कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, और यही कारण है कि जो इसके पात्र नहीं होते उन्हें भी इसका फ़ायदा होता है। अब सरकार सख्त होती जा रही है सब्सिडी को लेकर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि अगर किसी अमीर को अगर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है या अनवांटेड बेनिफिट हो रहा है, अगर उसको कम करके अगर हम उसको पास ऑन करते हैं गरीबों में, तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है और इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। परेशानी वहाँ पे होती है जब इसको हम डिफाइन जब करने जाते हैं कि अमीर कौन है और गरीब कौन है। उसमें इस तरीके के कुछ ब्यूरोक्रेसी जो है अपना उसमें दिमाग इस्तेमाल करती है, जहाँ पे कि वो अमीरों को तो फ़ायदा बना रहता है, जो जिनको नहीं मिलना चाहिए बल्कि उनसे हट जाता है जी। तो वो एक बड़ी ही डिस्पैरिटी वाली सिचुएशन है। इसको बड़ी फाइन ट्यूनिंग के साथ कम करना पड़ेगा और धीरे धीरे अगर कम करती है तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा जी। लेकिन मेरा मानना है उस चीज़ से कहीं आगे बढ़कर के है। सवाल ये नहीं है कि आज की सरकार की कि आप सब्सिडी को किस तरीके से कम करें। असली प्रॉब्लम कहाँ है हमारी इकोनॉमी में? असली प्रॉब्लम है जहाँ पे मेरा टैक्स बेस आज भी 5% के आसपास घूम रहा है जी। आपकी सारी परेशानियों की जड़ जो है ये 5% टैक्स ब्रेक है। अगर आप चाणक्य नीति की अगर बात करें तो साहब मधु को उतना ही निकालना चाहिए जितना की जरूरत है। आज आप 5% वालों को कितना आप चूज करके निकालेंगे जी। आप उनकी सब्सिडी भी कम कर दीजिए, आप उनको सर्विस टैक्स का दायरा आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस बार की कुछ भी नहीं तो कम से कम 14 से 15% तक तो पहुंचेगा। ऊपर से आपने सेस अपने हाथ में रखा हुआ है, ठीक है, तो उससे जो है टैक्स बेस बढ़ नहीं रहा। अभी आपने ऑलरेडी आउट ऑफ द बजट जो है आपने सर्विस टैक्स जो है गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज के आपने सर्विस टैक्स के दायरे में आप ले ही आए हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारा टैक्स बेस को आज 5% से लेकर के 20% की हम बात कर रहे हैं, ये तो खैर एक सपने वाली बात है। मैं तो समझता हूं कि ये कोई बहुत सुनहरा सपना है, मैं उसमें नहीं मानता हूं। लेकिन अगर 2% भी अगर आप एक सालाना अगर आप लेकर के टारगेट चलें, मैं समझता हूं कि ये सब्सिडी का मामला और इंसेंटिव का मामला और इकोनॉमी का मामला काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है जी। कारण कोई और नहीं, जैसे पहले आपने कृषि का एक छोटा सा दिखाया, मैं आपको एक इसमें डालता हूं कि कल जब मेरे ख्याल से वित्त मंत्री जी जब अपना बजट दे रहे होंगे तो एक बार जरूर ऊपर अपने भगवान की तरफ जरूर अपने हाथ करके देखेंगे कि कम से कम इस बार जो है वर्षा ऋतु जो है उनके ऊपर मेहरबान रहे और जितनी भी उनकी स्कीम्स हैं उनके सक्सेस के पीछे इस वर्षा ऋतु का बहुत बड़ा हाथ होगा। अगर नहीं हुआ तो ये सारी स्कीम्स को एक सेटबैक होगा और तभी जो है, और कृषि हम मान करके चलते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चरल और फार्म सेक्टर्स और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे इस बार ज़्यादा ध्यान भी होना चाहिए, लेकिन और वही से लिंक जो है हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप सब्सिडीज को हटाइए। अमीरों के पास अगर ज़्यादा मिल रहा है, किसी गलती की वजह से मिल रहा है, उसको अगर आप कम करते हैं तो एक अच्छा है। रॉबिन हुड इमेज भी मिलेगा गवर्नमेंट को, वाहवाही भी मिलेगी। लेकिन इसको अगर आप एकदम से झटके से हटाएंगे तो ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ खामियां रह सकती हैं। जी बिल्कुल बनी रह सकती हैं। विष्णु गुप्ता जी के पास में चलूंगा। विष्णु जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको कि सब्सिडी के नाम पर उलझाया जा रहा है मामले को? क्यों ना गरीब को गरीब पार्टीशन बना के गरीब अमीर और ये जो दरार पार्टी जा रही है, इसको गवर्नमेंट एक समग्रता से ले और जो गरीब भी अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ अपनी चवन्नी भी दे दे तो क्या इसमें नुकसान क्या है? हम देश के लिए हैं, हम अपने देश के लिए मरना मिटना चाहते हैं, तो गरीबी, मैं कहता हूँ गरीब भी अपनी स्वेच्छा से 1 रुपया टैक्स दे दे, कितने 1000 करोड़ रुपए आ जाएगा जी। एक मिनिमम 1 रुपया एक घर से दे दे। हमारे जो अग्रवंश है उनके संस्थापक ने 1 रुपया 1 ईंट का प्रथा चालू करी जी, तो उससे पूरे समाज को जोड़ा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं हम समाज को इस तरीके से ब्रेक्स कर रहे हैं कि ये गरीब अमीर, ये अमीर अपनी इच्छा से अपनी कैपेसिटी से दे, गरीबी अपनी टैक्स दे। तो जब पार्टिसिपेशन होगा तो ये चीज़ों का तोड़ना फोड़ना मुझे लगता है कहीं बंद होगा। अब हरियाणा में देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ, उसकी गाज किस पे पड़ेगी? टैक्स पेयर पे।
गवर्नमेंट टैक्स पेयर पे उसको कंपनसेट करेगी। 30,000 40,000 करोड़ आंकड़े अनगिनत है, पता नहीं कितना है, ये तो इकोनॉमिस्ट और फर्दर इस पे एनालिसिस करेंगे। तो वो पैसा सरकार हम लोगों से ही तो लेगी, टैक्स पेयर से तो लेगी। इन्होंने भाई साहब ने बड़ा अच्छा बात बताया, 4% का टैक्स नेट है, क्यों ना ये 40-50% हो जाए। जब ये 50% हो जाए तो खजाने गवर्नमेंट के पास इतना पैसा होगा कि खजाने में पैसा रखने की जगह ही नहीं होगी। जी जरूर इस टैक्स नेट को बढ़ाने की जरूरत है और इससे कहीं ना कहीं सरकारी खजाने इससे पर जुड़ेगा, पड़ने समाज वाला पूरा जुड़ेगा। ये जो बोझ है, वो ब्रेकेज भी की कम होगा। कैपेसिटी, क्योंकि हमारे अंदर गरीब आदमी या मान लो जो उग्रवाद करते हैं या तोड़फोड़ करते हैं, उनको टैक्स की अहमियत पता नहीं है। जब पैसा अपना देंगे। चलिए मैं तो फिर से आता हूं विष्णु जी, आपके धन्यवाद। पास दोबारा से आऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। और हमारी इस खास पेशकश में वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more solved than ever, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल, हर दिल में जोश। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। और पूरे देश को इंतजार है कि सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने बजट में जब पिटारा खोलेंगे तो क्या निकलेगा। हर बार की तरह इस बार भी आम बजट में रक्षा बजट बढ़ने की उम्मीद है। इसकी सबसे अहम वजह है कि देश में लगातार बढ़ते आतंकी खतरे और पड़ोसी मुल्कों की टेढ़ी निगाहें। पिछले कई सालों से भारत ने सेना को आधुनिक बनाने के लिए कोई बड़ा सौदा नहीं किया है। इस वजह से भारतीय सेना उतनी आधुनिक नहीं हो पाई है जितनी उम्मीद की जा रही थी। इसलिए इस बार के बजट में रक्षा क्षेत्र पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। बजट से आम हो या खास, हर तबके की लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। बजट में सरकार क्या देगी, क्या सस्ता करेगी, टैक्स घटेगा या फिर बढ़ेगा, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो फॉरेन करेंसी के मामले में काफी आगे रह सकता है और रोजगार के काफी मौके मुहैया करा सकता है। डिफेंस सेक्टर के लिए इस बार का बजट काफी अहम है क्योंकि दुनिया भर के हालात बदल गए हैं और देश की सुरक्षा के लिए नए खतरे सामने आ रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए निजी सेक्टर को काम मिलना जरूरी है। इसके अलावा डिफेंस में आधुनिकीकरण के लिए निजी कंपनियों को भी जोड़ा जाए। इस बजट से डिफेंस सेक्टर को इस बात की भी उम्मीद है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से राहत मिलेगी और इसे सहज किया जाएगा। डिफेंस में एफडीआई खोला गया है, लेकिन वो सरकारी पीएसयू में नहीं बल्कि निजी डिफेंस कंपनियों के लिए है। जब तक निजी कंपनियों को सरकार से डिफेंस के ऑर्डर नहीं मिलेंगे, तब तक उस सेक्टर में एफडीआई का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एफडीआई उन्हीं कंपनियों के पास आता है जिनके पास ऑर्डर रहते हैं। डिफेंस सेक्टर को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी बातें तो हमेशा की जाती हैं, लेकिन हकीकत की जमीन पर कुछ खास नहीं किया जाता। उम्मीद है कि इस साल के बजट के बाद हकीकत में कुछ चीजें डिफेंस के लिए जरूर बदलती हुई दिखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज।
जी हाँ, रक्षा क्षेत्र में इस बार खासा ध्यान दिया जा सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ व्यापारी नेता सुरेश बिंदल जी भी जुड़ गए हैं। बिंदल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा है कि पूरा देश उनकी परीक्षा लेगा जब कल बजट पेश होगा। क्या ये बयान कहीं बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं बढ़ा देता है? निश्चित रूप से उनके बयान से तो उम्मीदें बढ़ी हैं जी। और सारा व्यापारी समाज इस बजट की बड़ी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि विश्वव्यापी मंदी का जो असर भारत पर पड़ने लगा है उससे हम कैसे निकल सकते हैं जी। इसकी बहुत बड़ी चर्चा हम बजट के आधार पर तय करते हैं जी। आमतौर से व्यापारी इनकम टैक्स के हिसाब से ही अपने बजट को देखता है, परंतु सारे राष्ट्रव्यापी बजट को हम देखें तो इनकम टैक्स का तो टैक्स बहुत छोटा सा एरिया है जी। एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि जो ब्लैक मनी है, अनअकाउंटेड मनी है, वो देश में अकाउंटेड मनी से ज़्यादा हो गई है, ऐसा लोगों का मानना है जी। परंतु जो पिछली सरकार थी उसके वित्त मंत्री जी ने जब ये स्कीम लाए थे अनअकाउंटेड मनी को अकाउंट में डालने की जी। तो सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल कर दिया था कि ये भारत सरकार की अंतिम योजना है, इसके बाद भारत सरकार कभी भी ये ऐसी योजना नहीं लाएगी, जिसके कारण से जो टैक्स पेयर हैं, जिन्होंने टैक्स दे दिया, ईमानदार टैक्स पेयर हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो। अब परंतु ब्लैक मनी तो है जी, इसको कोई मना नहीं कर सकता जी। अब सरकार के हाथ बंधे हुए हैं कि वो उसकी कोई योजना ला नहीं सकती। एसटी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है ब्लैक मनी पे जी। अगर वो कोई सिफारिश करे, क्योंकि पहले देश के अंदर ब्लैक मनी बनती है जी। उसके बाद वो देश से बाहर जाती है, बाहर जाके वो ब्लैक मनी बन जाती है और अच्छी हो जाती है, या तो दूसरे रास्ते से बेईमानी के रास्ते से भारत में आती है या वहीं रह जाती है। तो जो देश में ब्लैक मनी जनरेट करने के साधन हैं वो खत्म होने चाहिए। एक अर्थशास्त्री का सुझाव है कि इनकम टैक्स ही खत्म कर देना चाहिए। जब इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा तो ना अकाउंटेड और नॉन अकाउंटेड खत्म हो जाएगा। जो सर्विस टैक्स लगा है इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, सरकार की आमदनी को वहां से कवर अप किया जा सकता है। जब इनकम टैक्स नहीं होगा तो लोग जितना मर्जी कमाएं, जो खर्च करेगा वो टैक्स देगा। तो ये एक अच्छी थ्योरी हो सकती है, पर ये क्रांतिकारी कदम उठाने की ताकत किस में होगी। अभी मैं चर्चा में सुन रहा था, कहते सब्सिडी खत्म हो जानी चाहिए या सब्सिडी पे कंट्रोल करना चाहिए। दुनिया के अंदर जिसको जो फायदा मिल गया उसको छोड़ने के लिए जब मांगेंगे, इस देश के अंदर प्रजातंत्र है जिसके अंदर जिसमें मेरा फायदा वो मेरा कायदा, इस नाते को लेके जब दुनिया चलती है तो जो अपनी ताकत कौन छोड़ देगा। कितने लोगों से आप मर्जा अग्रसेन जी के दुहाई देते रहेंगे, परंतु आपने ये नहीं सोचा कि जो 1 रुपये टैक्स की बात कर रहे थे मेरे मित्र, मेरे अच्छे दोस्त हैं विष्णु भैया, कि उसको भरने के लिए हमको कितने पैसे भरने पड़ेंगे, कितने फार्म भरने पड़ेंगे। हाँ, कुछ बहुत सारे चार्टर अकाउंटेंटों का काम बहुत बढ़ जाएगा जी, उनको अच्छा तरीका हो जाएगा, परंतु उसको सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने के लिए उसमें टाइम वेस्टेज का जो जितने लोग हैं, तो ये टैक्स दायरे के अंदर सारी दुनिया को लाने की स्थिति में हम नहीं हैं। अभी तो हमारे व्यापारी पूरे तरह से टैक्स दायरे में नहीं आए जी। तो मेरा ये निवेदन है कि सरकार की मजबूरियों को जानते हुए जी इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं रघुराजन जी, उनका वित्त मंत्री जी के साथ कोई बहुत अच्छा तालमेल हमको नज़र नहीं आता है। उनकी जो विचारधारा है वो सरकार की विचारधारा से मेल नहीं खा रही है। कारण क्या है, जब तक रियल इस्टेट के अंदर जान नहीं पड़ेगी तब तक देश के अंदर अर्थतंत्र के अंदर व्यवस्था नहीं सुधरेगी। आज रियल इस्टेट के अंदर लाखों फ्लैट अनबिके पड़े हुए हैं, उसके अंदर जितना पैसा लगा हुआ है, जितना इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, वो रूटीन में नहीं घूम रहा है। जब तक सरकार रियल इस्टेट के अंदर स्ट्रेंथन नहीं करेगी तब तक इस देश के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर जो जान पड़ने की बात है वो नहीं पड़ेगी। और निश्चित रूप से बजट से उम्मीद ये है कि हमारा जो डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, ये खतरनाक स्थिति में हम जा रहे हैं। तो डॉलर का रेट का मतलब है कि हमारा जो इंपोर्ट हो रहा है उसमें हिंदुस्तान का पैसा और बाहर जा रहा है, और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
मोदी जी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि देखो डॉलर के रेट बढ़ गए हैं, जितनी उम्र प्रधानमंत्री जी की है उतनी उम्र के डॉलर हो गए हैं, परंतु अब ये रेट बढ़ते जा रहे हैं। इसको कंट्रोल करने की बड़ी आवश्यकता है जी। ये जो मिडिल ईस्ट के झगड़े हैं उसका असर सीधा सीधा अब हमारे पे पड़ने लगा है, क्योंकि जो डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट बगदादी को रोकने के लिए अमेरिका ने, रशिया ने करे जी। तो पहले अमेरिका की सोच थी कि वहाँ तेल के कुएं ना तोड़े जाएं, वो हमारे काम आएंगे, इसको बगदादी को हम हरा देंगे। पर रशिया के हमले के बाद से वो तेल के कुएं टूटने शुरू हो गए। तो जो मिडिल ईस्ट हमसे इंपोर्ट करता था, हमारा सबसे बड़ा, हम जितने एक्सपोर्टर्स हैं, खास तौर से मैं अपने कपड़े के व्यापार की बात करूं, कपड़े का जितना एक्सपोर्ट होता था वो सारा बेस मिडिल ईस्ट पे था जी। वो अब वो ख़त्म हो गया। आप सीरिया को या कहीं भी किसी जगह भी कोई एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो उनका सारा पैसा बारूद में जा रहा है जी। वो अमेरिका से बम खरीद रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो जब तक सारे देश के, विश्व की स्थिति नहीं सुधरेगी, हमारी भी स्थिति सुधरने के बहुत कम चांस हैं। यानी कि आपका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें बजट से नहीं करनी चाहिए, अगर कुछ सुधार होते हैं तो उनका स्वागत भी किया जा सकता है। चलिए मैं विष्णु गुप्ता जी के पास चलूँगा और संक्षेप में जानना चाहूँगा विष्णु जी, इसके बाद फिर से आ जाऊँगा आपके पास, कि ये जो अभी फिलहाल रक्षा बजट की बात की जा रही है तो इसमें देश भारत ज़्यादा तवज्जो दे सकता है, इस पर क्या कहना? रक्षा हमारा एक मूल राष्ट्र को, समग्र एकता को पिरोने का एक साधन है। जब तक हम सशक्त राष्ट्र नहीं होंगे ये सारी बातें बेमानी होंगी। तो रक्षा हमें देश में डिसिप्लिन, हमारा मेजर जो बजट है वो रक्षा में के साथ साथ आधुनिकीकरण होना जरूरी है। उसके लिए प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यू वेपन्स, आर्मी के जो जवान हैं उनको नई नई तकनीक जब तक हम मुहैया नहीं कराएंगे, हम ऐसे ही अपने देश के नौजवान खोते रहेंगे। ये देश के नौजवान हमें ना खोने पड़े, उसके लिए हमें रक्षा में नई तकनीक को लगाना पड़ेगा। विश्व के किसी भी पार्ट में जहां रक्षा के साधन उपलब्ध हैं, जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ को हमें यहाँ मेक इन इंडिया बनाना है। ये खाली सपना नहीं है, मेक इन इंडिया का एक नारा नहीं है, ये नारे को क्रियान्वयन में लाना है और इसकी दिशा में कार्य ऑलरेडी चल रहा है और इसमें बजट का प्रावधान बढ़ेगा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more solved than ever, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर, मिलती रहे आपको ताजा खबर। आपके और हमारे मिलने का एक नया प्लेटफॉर्म, डिश टीवी का चैनल नंबर 573।
के बाद फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है कि कैसा रहेगा ये बजट। 29 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से सभी लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं। युवाओं की बात करें तो युवाओं को रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर काफ़ी उम्मीदें हैं। क्या कुछ नई योजनाएं पेश हो सकती हैं? क्या कुछ रोजगार के नए विकल्प निकल सकते हैं? इन्हीं सब परिवेशों को लेकर आज का युवा वर्ग बजट में होने वाली रोजगार योजनाओं के लिए ताने बाने बुनने में जुटा हुआ है। रोजगार ये एक ऐसा शब्द होता है जो युवा वर्ग के साथ जुड़ा रहता है। रोजगार कैसा मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये प्रश्न हर युवा के दिलो दिमाग पर छाया रहता है। इस साल मोदी सरकार अपना दूसरा आम बजट पेश करने जा रही है, जिससे युवा वर्ग को रोजगार से जुड़ी कई नई योजनाओं की उम्मीदें हैं। चलिए पहले आपको बताते हैं कि पिछले बजट में युवाओं की कितनी उम्मीदें पूरी हुई थी। कैसा था बजट 2015-16? साल 2015 में मोदी सरकार ने युवा वर्गों के लिए स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को पेश किया था। साथ ही युवाओं को रोजगार सृजन बनाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा भी दिखाई। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा था कि उनके 2 सपने हैं। एक है भारत को पश्चिमी देशों की तरह विकसित बनाना और दूसरा है भारत के आम आदमियों को रोजगार देकर उनके लिए अच्छे दिन लाना। क्या थी प्रधानमंत्री कौशल योजना से उम्मीदें? देश के उज्जवल भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए और बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये न्यू नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी 2015 राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के तहत इस योजना को लाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग से हुई मीटिंग के बाद स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की घोषणा की, जिसे कौशल विकास योजना का नाम दिया गया। मोदी जी ने कहा था कि देश की गरीबी को हटाने में इस योजना का देश के हित में विशेष योगदान रहेगा। बजट 2016 से क्या है उम्मीदें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां स्टार्टअप के लिए कर घटाने और 1.5 अरब डॉलर का कोष बनाने का वादा किया है, तो वहीं युवा उद्यमियों को उम्मीद है कि 29 फरवरी को पेश होने वाले बजट में नए उद्यमों को संबल देने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारत का अमेरिका और जापान के साथ टैक्सेशन का समझौता नहीं है। ये देश भारतीय स्टार्टअप में भारी भरकम निवेश कर सकते हैं। फंड को लेकर स्थिति स्पष्ट हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा वर्ग के लिए स्टार्टअप की योजना शुरू की और ये अच्छी योजना है, लेकिन इसके तहत मिलने वाले फंड को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस पर स्थिति स्पष्ट करने के साथ साथ वित्त मंत्री को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके तहत होने वाली फंड्स का फायदा हर वर्ग को मिले। इसी के साथ ये फंड कृषि के साथ साथ अन्य ऐसे स्टार्टअप्स को भी देना चाहिए जो शहरी क्षेत्रों से दूर ग्रामीण इलाकों में शुरू किए जाएं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड बढ़ाया जाए। देखने में आया है कि विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के छात्रों को अपने प्रोजेक्ट्स की फंड्स के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है और सारे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स भी नहीं मिल पाते हैं। लिहाजा बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंड्स बढ़ानी चाहिए ताकि देश के क्रिएटिव युवाओं के सामने अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए फंड्स की समस्या न आए। छात्रों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाए। देश में इस समय लाखों छात्र उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं, लेकिन देखने में आता है कि शिक्षा पूरी करने के बाद जब ये छात्र प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो इनको ऐसे लक्ष्य दिए जाते हैं जिनके बारे में सिलेबस में उन्होंने नहीं पढ़ा होता। लिहाजा छात्रों को भारी परेशानी होती है। सरकार अगर बजट में छात्रों के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का प्रावधान कर दे तो छात्रों की ये समस्या हल हो जाएगी। सर्विस टैक्स की छूट बढ़ाई जाए। देश की सरकार सर्विस टैक्स से खूब कमाई कर रही है, लेकिन ये सर्विस टैक्स छोटे कारोबारियों के लिए दुविधा बनता जा रहा है, क्योंकि महंगाई के जमाने में सर्विस टैक्स की 10 लाख रुपए तक की छूट की सीमा बहुत कम है। फरवरी के अंत में पेश होने वाले बजट से युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें हैं। मोदी सरकार के अच्छे दिनों के सुहाने सपने दिखाने के बाद उम्मीदों का पुलिंदा भी बड़ा होता ही दिखाई दे रहा है। अब इन उम्मीदों पर पानी फिरेगा या फिर उम्मीदें पूरी होंगी, ये तो 29 फरवरी को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट A2Z न्यूज़।
जी हां, देश भर के युवाओं को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं और उम्मीदें ये भी हैं कि उन्हें रोजगार आसानी से मिल सके। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं व्यापारी नेता संदीप खंडेलवाल। संदीप जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि कल बजट पेश होगा, वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने पिटारे से ऐसी चीज़ें सामने लेकर के आएंगे जिनसे बहुत सारी उम्मीदें पूरा देश लगाए हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में कहा है कि पूरा देश उनकी कल परीक्षा लेगा। इस बयान के बाद आपको क्या लगता है कि इस बजट से देश के लोगों को क्या मिल सकता है? देखिए, हर व्यापारी के जो व्यापारी वर्ग है उसके मन में बड़ी उत्सुकता है कि इस बार का बजट कैसा होगा। उसको बहुत सारी दुविधाएं हैं, उसको अपने जो दिन पे दिन जो डेली उसको एक्सपेंस के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसको टैक्सेशन, सबसे बड़ा उसका चिंता इस बात की होती है टैक्सेशन कैसा होगा। और दूसरी बात, ब्लैक मनी के बारे में भी एक बहुत बड़ी बात है। ये दो विषय बड़े पैरेलल चल रहे हैं, एक टैक्सेशन और दूसरा ब्लैक मनी। जो आज जो हिंदुस्तान की जो कर प्रणाली है उसमें सबसे बड़ी बात है हर वस्तु और हर सर्विसेज पे टैक्स है। आज कोई वस्तु ऐसी नहीं बची जिस पे टैक्स ना हो और कोई सर्विसेज ऐसी नहीं जिस पे टैक्स ना हो। और सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि टैक्स तर्कसंगत ना होने की वजह से देश में ब्लैक मनी बढ़ रहा है। ब्लैक मनी आता कहां से, आप बताइए? ब्लैक मनी तो जब तभी आएगा जब टैक्स तर्कसंगत नहीं होगा। टैक्स का तर्कसंगत होना बहुत जरूरी है। टैक्स को अधिक होने की वजह से लोग टैक्स चोरी करते हैं। तो वित्त मंत्री से हमारा तो यही कहना है कि टैक्स को तर्कसंगत किया जाए और दूसरी व्यवस्थाएं जो भी हैं हमारे टैक्सेशन से लेकर उनको उसमें रिफॉर्म्स आए। जैसे बहुत से मल्टी टैक्सेस हैं, आज 15-17 तरह के टैक्सेस हैं। तो जीएसटी लाने की बात है तो सरकार को जीएसटी, सरकार और दूसरी पार्टी सभी को जीएसटी जो बिल है उसको लाना चाहिए। अगर वो नहीं ला रहे तो टैक्सेशन में रिफॉर्म्स लाना बहुत जरूरी है। यानी कि आपका कहना है कि जब तक जीएसटी नहीं आ जाता तब तक टैक्स रिफॉर्म होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर टैक्स में रिफॉर्म नहीं होगा तो इससे ये कई चीजों से जुड़ा हुआ है। अगर टैक्स में रिफॉर्म नहीं होगा तो विदेशी निवेश भी जो आज रुका हुआ है हमारे भारतवर्ष में टैक्स रिफॉर्म की वजह से। क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि कोई भी अगर भारत में पैसा लगाना चाहता है, देशी हो या विदेशी हो, कोई भी अगर यहाँ पैसा लगाना चाहता है तो उसको टैक्स को लेकर ही बड़ी चिंता है। क्योंकि टैक्स इतना ज्यादा है या इतना मुश्किल है कि इतने सारे फॉर्मेलिटीज हैं जो कि कहीं मेरे ख्याल से कोई भी यूरोपियन देश में नहीं है। चलिए, टैक्स स्ट्रक्चर बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है ट्रेडर्स का। और राकेश सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो युवाओं के रोजगार की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है कि रोजगार के नए विकल्प हम तलाश करेंगे और लोगों को विकल्प मुहैया भी कराएंगे। इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशिक्षण की बात की जा रही है, स्टार्टअप की बात की जा रही है, स्टैंड अप की बात की जा रही है। लेकिन युवाओं के लिए रोजगार अब भी बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। इसका क्या समाधान? देखिए, प्रधानमंत्री जी पिछले जब से उनका इलेक्शन का कैंपेन शुरू हुआ है और अगर आप आज तक की भी अगर आप बात करें तो उनका ये हमेशा ये कहना है कि भारत में जो युवा ही असली ताकत है, जहाँ पर मेरे 70% जो है जो मेरी आबादी है वो युवा वर्ग की है और उनको अगर मैं स्किल कर दूं तो भारत जो है लेबर सप्लायर का सबसे बड़ा सेंटर बन सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मेक इन इंडिया का काम शुरू किया हुआ जी। अब इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो आप ये नोटिस करें कि यहीं का युवा यहीं से पढ़ करके जब भारत देश छोड़ करके कहीं पे भी चला जाता है जी, तो दुनिया के किसी भी कोने में जाए उसकी प्रोग्रेस जो है वहाँ के स्थानीय लोगों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा होती है जी। अब मुद्दा ये है कि वो आदमी अगर भारत में रह करके ही अपने ग्रोथ को क्यों नहीं बढ़ा सकता और यहीं के अपने ही लोगों को खुद को भी एम्प्लॉयमेंट दे और दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे। वहाँ पे बात आती है ये स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की जो हम लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही इनिशिएटिव है। लेकिन जो सबसे जो इसके अंदर जो कमी नज़र आ रही है अभी तक वो ये है कि फंडिंग की जो एग्जैक्ट पॉलिसी है जी, उसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके आगे एक स्टेप आगे बढ़कर के इंक्यूबेशन सेंटर्स के कॉन्सेप्ट को हमको बड़ी मजबूती से लाना पड़ेगा, जहां पर कि इंडिविजुअली स्टार्टअप को छोड़ करके आप इंक्यूबेशन सेंटर पे लेकर के आइए, ग्रुप फंडिंग कीजिए, उसके बाद से क्लस्टर डेवलपमेंट, खास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को आप इस बार मजबूती से आगे बढ़ाइए। क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट है, चाहे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, चाहे डिफेंस प्रोजेक्ट हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, 30 से 40% भागीदारी जब तक कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का
इसमें आना ही चाहिए, इसके अंदर में किसी तरीके से हमको उनको लाना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो बाहर से आ रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट करने को लोग तैयार बैठे हुए हैं, क्यों तैयार बैठे हुए हैं? क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि भारत का युवा जो IIT से या बाकी जगह से जो निकल रहा है, जब उनके देश में जाता है और उनकी फंड को लेकर के इतनी तेजी से प्रोग्रेस करता है, तो देखिए आज के ज़माने में कोई ये तो नहीं कह सकता कि नहीं साहब मैं जो पैसा लगाऊंगा वो धर्म खाते में लगा रहा हूं पैसा। वो लोग भी जो पैसा लगाते हैं वो कुछ कहीं ना कहीं तो कमाने के लिए लगाते हैं। तो आज अगर भारत का युवा बाहर जाकर के इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, तो वही स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया में ला करके और यहाँ से वेंचर कैपिटलिस्ट को हम इसलिए मोटिवेट कर दें अगर, लेकिन उसके लिए हमको एक आगे जाकर इंक्यूबेशन सेंटर पे ध्यान देना होगा, वहीं पे ग्रुप फंडिंग करनी होगी, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लानी पड़ेगी और उनके लिए सेपरेट फंड क्रिएट करना होगा। क्योंकि अदरवाइज आप अगर ये चाहें कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या मीडियम इंडस्ट्रीज हैं वो 50-60 करोड़ युवाओं को जो है रोजगार दे सके, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो आपको इन्हीं युवाओं के दम पर ना उनको खुद को एम्प्लॉय करवाना होगा, बल्कि वो दूसरों को भी एम्प्लॉय कर सके, तभी ट्रिकल डाउन थ्योरी नीचे काम करेगी। वहां पर जो है मैं समझता हूं कि मीडियम और स्मॉल एंड टाइनी इंटरप्राइजेस को बहुत तेजी से इस बजट में कुछ मदद मिलनी चाहिए और उसके बाद से जो है वेंचर कैपिटलिस्ट के वे चाहे वो स्मॉल कंपनीज बना करके और इंक्यूबेशन सेंटर पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए। सुरेश मित्तल जी के पास आने से पहले मैं विष्णु गुप्ता जी के पास जाऊंगा। विष्णु जी, आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार FDI की बात करती है, बात में हर चीज में FDI चाहिए। जाहिर सी बात है, जैसा कि अभी राकेश सिंह जी ने कहा कि अगर कोई बाहर का, देश से बाहर का कोई कंपनी या व्यक्ति अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है तो जाहिर सी बात है वो दान के लिए नहीं, कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। ऐसी स्थिति में जो भारतीय प्रतिभाएं, भारतीय युवा हैं, वो विदेशों का रास्ता तलाशते हैं, वहाँ जा कर के वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो रास्ते हैं भारत में ही खुले, ये जो मौके हैं भारत में ही मिले, इसलिए इसके लिए भारत सरकार को और क्या करना चाहिए आपकी नज़र में? को हंसराज कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में PhD के लिए एनरोलमेंट नहीं दिया जाता। वही हरगोविंद खुराना अमेरिका में जाके बायोलॉजी के, जेनेटिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज लेता है। बहुत सिंपल। राकेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा, SME और MSc को जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो फोर्स है, जो हमारी ताकत बनेगी। चाइना ने क्या किया, अपनी जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, उसको बोझ नहीं माना, उसको एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच से पूरी जनता को काम पे लगा दिया। आपके जितनी भी ट्रेन्स हैं, उन ट्रेन में आपको लेडीज़ TT मिलेंगी, वहाँ के सहायक लेडीज़ मिलेंगे। यहाँ लेडीज़ को कितनी सुविधाएं हम दे रहे हैं। सामाजिक जो ताना बाना है, उस ताने बाने में हम अपनी पॉपुलेशन को एक बोझ मान के चल रहे हैं। जब तक, इन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि जब तक हम इनको अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ये हम लोगों के लिए एक बोझ बन रहा है। उस बोझ से हटके एक प्रतिभाशाली एक राष्ट्र बनाना है। तो ये जो स्टार्टअप की बात हो रही है और इसकी डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये इसको विकास करेगा। रही बात युवाओं की, वी शुड बी ए क्रिएटर, वी आर ए क्रिएटर नेशन। हम लोगों ने पूरे विश्व को, जहाँ पे भी हमारे युवा जा रहे हैं, आज ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात है, हमारे कुछ जो लोग सशक्त हैं, वो लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और फिर वहीं अब्जॉर्ब हो जाते हैं। हम लोगों को कितने लोगों को ऐसे है कि जो हमारे अपने जो चैनल्स हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक क्षेत्र हैं, उनमें अपने स्कूलों के बच्चे वहाँ जाके विजिट करते हैं, या कॉलेज के बच्चे हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। मैं जानता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के PhD के थीसिस धूल झांक रहे हैं, और वही बच्चे जो अच्छा काम करते हैं, उन बच्चों को उनकी फाइलें पढ़ी जाती हैं, उनका एक एनालिसिस कमेटी होती है कि जो नई चीज़ आई और जो समाज के उत्थान के लिए है और देश की ग्रोथ के लिए है, तुरंत उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। यही फाइल जो बच्चे ने PhD थीसिस किया या मान लो MPhil का डिसेक्शन लिखा, वो उसको एब्जॉर्ब करके तुरंत वो यूनिवर्सिटी उसको अपने आप फ्रांस में बुलाती है, नीदरलैंड में बुलाती है, कहती है ठीक है जी, हम आपको फंड भी देंगे, फ्री में पढ़ाएंगे भी, आपकी सब चीज़ की बोर्डिंग लॉजिंग करेंगे, आप यहाँ हमारे लिए ये काम करो। तो मेरा मानना है कि जब हम समग्रता की बात कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालयों में एजुकेशन के फीस को बढ़ाने के बजाय जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने फीस जो पैदा कर रहे हैं, अपनी जो दिमाग लगा रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल जो हाउसेस हैं, जो कंपनीज हैं, उनकी ब्रेन को वो एज ए कंपनसेटरी करें और उनको बढ़ावा दें।
हम कब तक सरकार पे बने रहेंगे कि हाँ सरकार में फंडिंग करे, सरकार क्यों ना यूनिवर्सिटीज़ अपने एक सेल्फ चैनल खोल के। हमारे मित्र सुरेश जी ने बताया कि ये समाज कि भाई 1 रुपया चंदे की बात मैं इनकी बड़ा मान करता हूँ, लेकिन जब तक हम समाज को पूरी तरीके से जोड़ेंगे नहीं विद्यालय लेवल पे, स्कूल लेवल पे, तो ये हमारी समस्याएं एज पर बनी रहेंगी। हमारा बजट पेश होना 1 साल का बजट नहीं है ये, हमें आने वाले समय में भी बजट पेश करना और फिर यही समस्या खड़े रहेंगी। तो उस समस्या की तरफ एक बड़े स्केल पे इसको तरफ सोचना पड़ेगा। चलिए मैं दोबारा आता हूँ आपके पास में। सुनो जी, सुरेश बिंदल जी से मैं जानना चाहूँगा कि युवाओं की बात की जाती है और भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। ऐसी स्थिति में रोजगार की बात हो रही है और रोजगार के अवसर मुहैया कराने की बात हो रही है और युवाओं को बड़ी उम्मीदें हैं इस बजट से। ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको कि कब तक ऐसे जो अच्छी बातें हैं, अच्छे दिन की बातें हैं, उम्मीदें हैं, क्या लगता है पूरी हो पाएंगी? हरेंद्र जी, हमें भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में अपने देश की उन्नति को समझना पड़ेगा। जो विदेशों में जा रहे हैं वो लोग या तो आईटी के लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उच्च शिक्षित वर्ग के लोग जा रहे हैं, परंतु हमारे देश में परंपरागत पारिवारिक कार्य करने वाले लोग हैं जी। मिस्त्री का बेटा मिस्त्री बन जाता है। आज जितने प्लम्बर हैं वो उड़ीसा से आते हैं, उनमें कोई डिग्री नहीं है जी। अगर प्रधानमंत्री जी का जो कौशल विकास केंद्र है उनको कुछ ट्रेनिंग देकर जो परंपरागत के रूप में है तो उसके अंदर हम कोशिश कर सकते हैं कि भाई उनको बहुत सारा काम मिल सकता है। आज सारे विदेशों के अंदर प्लम्बर की डिमांड है, मिस्त्री की डिमांड है, तो वो लेबर के रूप में तो दुबई में जाके काम कर रहे हैं, परंतु अगर उनके पास डिग्री होगी तो वो यूरोप में भी काम कर सकेंगे, वो दूसरी जगह भी काम करेंगे। तो जो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो सबसे खतरनाक बात है, देश के बड़े उद्योगपतियों ने हजारों करोड़ रुपया बैंकों का मार रखा है जी। और वो एक कंपनी में मार रखा, दूसरी कंपनी के अंदर वो नफा कमा रहे हैं जी। विजय माल्या का देख लीजिए, उन्होंने कितना पैसा हिंदुस्तान का टैक्स पेयर का मारा। अब 70,000 करोड़ रुपया बजट में दे रहे हैं बैंकों को। इन बैंकों को क्यों पाल रहे हैं जी? ये लोग इतने जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनकी दूसरी कंपनियों पे हम कब्जा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें शेयर होल्डर्स हैं। 100 रुपए में 100% के अंदर से 95% शेयर होल्डर जनता है, 5% के ऊपर वो कब्जा करके बैठे कंपनियों में। तो ये भी परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि बैंकों की पैसे की सुरक्षा करने के लिए भी वित्त मंत्री जी कोई एक सख्त कदम इस बजट में लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, उम्मीद की जा रही है कि इस बजट से बैंकों का जो पैसा मारा जा रहा है उस पर भी वित्त मंत्री अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never। उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। वित्त मंत्री अरुण जेटली 29 फरवरी को आम बजट पेश कर रहे हैं। गृहिणियों को उनसे काफी उम्मीदें हैं, इसलिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। देश में लगातार बढ़ती महंगाई का सबसे ज्यादा असर जिन वर्ग पर पड़ता है उनमें गृहिणियां शामिल हैं। गृहिणियों के लिए घर के खर्चे में कटौती कर परिवार को चलाना सबसे अहम होता है। इस मुद्दे पर हमारी संवाददाता नेहा दुबे ने दिल्ली की कुछ घरेलू महिलाओं से बातचीत की और बजट को लेकर उनकी राय जानी।
जी हाँ, तो 29 फरवरी को अरुण जेटली वित्त मंत्री जो हैं वो अपना बजट पेश करेंगे। हालांकि बजट से जाहिर तौर पे आम महिलाएं भी काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी हैं, आम लोग काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन महिलाओं की अगर हम खास तौर पे बात करें, महिलाएं हैं भाई, उम्मीदें तो ज़्यादा उनकी होगी, लेकिन किस तरह की उम्मीदें महिलाएं लगाई बैठी है ये आज हम जानने के लिए सोनिका जी के घर पर पहुँच गए हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर ये एक महिला है और साथ ही साथ हाउसवाइफ भी हैं, घर की होम मिनिस्टर है भाई, क्या उम्मीदें हैं इनकी ये भी जानते हैं। क्या कुछ उम्मीदें इस बार आप लगा के बैठी हैं? यही उम्मीद है कि इस बार थोड़ा बजट कम होना चाहिए, चीज़ों में रेट में कमी आनी चाहिए, क्योंकि दिन पर दिन रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। दाल, सब्जी, फ्रूट सबका रेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें घर का बजट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। जहाँ बजट 5,000 में मैनेज किया जाता था, वहाँ बजट आज 10,000 में मैनेज हो रहा है, तो जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। यही होप है कि इस बार चीज़ों के रेट कम होने चाहिए, डाउन होंगे। अब देखिए घर में डेली का सामान जैसे दालों का रेट कितना बढ़ गया है, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। किचन में हर चीज़ चाहिए, बच्चों का बॉर्नवीटा है, मसाले हैं, मसाले देखिए हर चीज़ का रेट बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। जो आम गृहिणियां हैं उनका घर का बजट बिगड़ गया है, जाहिर तौर पे मुश्किलें होती हैं। ये कहा जा सकता है सोनिका जी कि पहले जो बजट था वो कम था, लेकिन अब ज़्यादा बजट में भी उतना सामान नहीं आ पाता। जहाँ पूरे किचन का सामान आता था वहाँ आज 4 चीज़ें आती हैं। एक घर का आटा, बेसन, ये सब चीज़ें, हर चीज़ मैनेज करनी मुश्किल हो रही है। फ्रूट देखिए, फ्रूट के रेट कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो सब्जियां, बिल्कुल हर चीज़ मुश्किल हो गई है, सब्जियां महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। जो घर का कामकाज है वो तो करना ही पड़ता है, उसके बाद जो मैनेज करती हैं वो सिर्फ एक महिला ही होती है जो मैनेज करती है हर चीज़ को, और अब वो चीज़ मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जाहिर तौर पे दिक्कतें होती है, गृहिणियों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है। हालांकि वर्किंग जो वुमेन होती है वो तो दिक्कतें फेस करती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जो घरेलू महिलाएं हैं उन्हें दिक्कतें नहीं होती। आम जो बजट है वो महिलाओं के पक्ष में आना चाहिए, उम्मीदें महिलाएं लगा के बैठी हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे ये क्या बना रही हैं? जी मैं सब्जी बनाने लगी हूँ। सब्जी बना रही हैं। अब ये कहा जा सकता है जो सब्जियां हैं वो भी महंगी हो गई है, और जाहिर तौर पे जो पहले जितनी सब्जी जितनी क्वांटिटी में बन जाती थी और जो क्वालिटी उसकी आती थी वो चीज़ अब नहीं रही है। क्वालिटी में भी फ़र्क है, रेट में भी फ़र्क है। अब सब्जी ½ kg सब्जी ही लेनी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, तो ½ kg सब्जी ही लेनी मुश्किल हो जाती है और जो दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो सोनिका जी, इस बार का जो बजट है कम शब्दों में अगर पूछा जाए तो महिलाओं के लिए कैसा हो? महिलाओं के लिए यही है कि चीज़ों के रेट में कमी आनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। जिस तरह आजकल महिलाओं के लिए सुरक्षा बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, उसमें थोड़ा बदलाव आना चाहिए और चीज़ों के रेट डाउन हो और महिलाओं के लिए नौकरियों का होप ज़्यादा हो, उनको ज़्यादा ऑप्शंस मिले, यही सब हम चाहेंगे। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे अब जो वित्त मंत्री है अरुण जेटली, उनसे जो महिलाएं हैं वो उम्मीद लगाए बैठी हैं जो बजट हो इस बार महिलाओं के पक्ष में होना चाहिए। हालांकि रेल बजट को काफ़ी सकारात्मक नज़रियों से लोग देख रहे हैं, लेकिन आम बजट भी उन्हीं उम्मीदों से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। लोग देख रहे हैं कि आम बजट जो है वो अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, महिलाओं के पक्ष में होना चाहिए। अब वाकई देखने वाली बात ये होगी कि क्या अरुण जेटली तक इन महिलाओं की पुकार पहुँच पाती है, क्या इन महिलाओं की आवाज पहुंच पाती है या फिर नहीं। जी हां, हर वर्ग की उम्मीद है कि ये जो बजट होगा सबके लिए फायदेमंद साबित हो और सबके लिए नए मौके लेकर के आए। संदीप, आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार की नज़र, जाहिर सी बात है क्योंकि विकास होना होता है देश का, बहुत सारी चीज़ों पर खर्च करना पड़ता है सरकार को, तो उस खर्च को पूरा करने के लिए सरकार की नज़र केवल टैक्स पर होती है, और वो टैक्स सिस्टम, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। चाहे सर्विस टैक्स का रेट हो, उम्मीद की जा रही है कि उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है। ऐसी स्थिति में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, अगर सर्विस टैक्स का रेशो बढ़ाते हैं या कोई वस्तु पे टैक्स बढ़ाते हैं या सर्विसेज पे टैक्स बढ़ाते हैं, उसका बोझ जनता पे ही पड़ना है, और जनता पे अगर पड़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हर चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे। इन्फ्लेशन जो आप सरकार सोच रही है कि इन्फ्लेशन की रेशो हमारी ये रहेगी, वो बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार को कुछ जरूरी कदम तो उठाने पड़ेंगे। अगर कहीं टैक्स बढ़ाती है तो कहीं ना कहीं सरकार को राहत भी देनी पड़ेगी। और जहाँ तक की बात है
लेकिन मुश्किल ये है कि रेवेन्यू जनरेट करना है सरकार को, क्योंकि बहुत सारे लक्ष्य हैं जिन पर खर्च किया जाना है, चाहे रक्षा क्षेत्र की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, या फिर के किसानों की बात हो। हर कोई ये चाहता है कि उस पर कम से कम भार पड़े, लेकिन सरकार की मुश्किल ये होती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना होता है, क्योंकि उसके खर्चे हर साल बढ़ते हैं। देखिए, रेवेन्यू जनरेट करने के बहुत से और से साधन हैं, उसका उपयोग में लाया जाए। जैसे हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, आज हमारे वाटर रिसोर्सेज का पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। आप बताइए कौन सी कंट्री यूरोप में ऐसी है जो अपने वाटर रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर रही। हमारे पास अगर हमने ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, तो हमारा बिजली आज प्रबंध नहीं है। अगर बिजली हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होगी तो हम फैक्ट्री कहीं भी लगाएंगे। हमारे पास देश का माहौल भी वैसा होना चाहिए। आज कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर आप लोग निवेश ही नहीं करना चाहते। आपको ऐसी स्थितियां भी पैदा करनी पड़ेंगी ताकि निवेशक यहाँ पर आकर्षित हों, मगर वो आकर्षण सरकार को पैदा करना पड़ेगा। टैक्स लेना तो है, ठीक है, हमें टैक्स देना है, हमें देश चलाना है, हमें टैक्स देना है, मगर ऐसी व्यवस्था भी सरकार को बनानी पड़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दें, उसमें विश्वास आए। आज मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। आज छोटे निवेशक पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत परेशान है, क्योंकि जब से ऑनलाइन का सेलों की बाढ़ आई है, आप देखिए हर जगह ऑनलाइन सेल की बात है, यानी ऑनलाइन कारोबार की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल ऑनलाइन कारोबार की बात कर रहा हूँ। आज ऑनलाइन कारोबार की वजह से जो छोटे निवेशक हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, गली मोहल्ले वाले हैं, सब बहुत परेशान हैं, क्योंकि आज उनकी सेल ही नहीं होती, सब ऑनलाइन बिक जाती है। ना तो उस पर कोई टैक्स दे रहा, सब पता नहीं कितनी कर चोरी हो रही है। अगर सरकार को देखना है तो उस पर टैक्स लगा दे। अगर सरकार को एक जरिया ऐसे भी है टैक्स प्राप्त करने का। टैक्स तो बहुत तरीके से प्राप्त करे जा सकते हैं, उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना होगा। आज आप एयर को इस्तेमाल कर रहे हो, आज आप वाटर को इस्तेमाल करोगे, कल तीसरी चीज को इस्तेमाल करोगे, तो ऑटोमेटिकली सरकार के बहुत साधन है। जी बिल्कुल, सरकार के पास बहुत साधन है। राकेश सिंह जी, क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि रेवेन्यू तो जरूरी होता है किसी भी सरकार के लिए, उसके राजस्व बढ़े, उसका रेवेन्यू बढ़े, ताकि वो विभिन्न मदों में खर्च कर सके। देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यापारी जो है टैक्स देने में किसी को परेशानी है। जी, मुझे नहीं लगता, जितना भी हम लोगों ने चर्चा किया है और जितनी हम लोग जानते हैं, हर आदमी टैक्स देना चाहता है, हर आदमी देश की प्रगति में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ऑब्जेक्शन किस बात की है? जी, ऑब्जेक्शन इस बात की है कि जहाँ पे 2 फॉर्म से काम हो सकता है, वहाँ पे आपने 10 फॉर्म लगा रखे हैं। उस 10 फॉर्म को लगाने के लिए मेरा कम से कम सिर्फ आप उस फॉर्म के साथ में अगर आप बैरियर्स जोड़ लीजिए, अगर आप मेरा समय जोड़ लीजिए, जो कि मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग क्लियरेंसेस कराने के लिए जो मेरा समय लगता है, 20 से 25% मैं अगर मॉडेस्टली अगर आपको बताऊं तो ये जो है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। जी, अगर ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर मेरा बचता है तो मैं ये बताता हूं कि लागतें भी कम हो जाएंगी, लोगों को प्राइसेस भी नीचे आ जाएंगी और टैक्स रेशो अपने आप बढ़ेगा। लेकिन उसके अलावा जो हमको बार बार समझनी चाहिए, मेरे मित्र ने भी कहा कि ये जो ऑनलाइन की बात है उसमें एक सच्चाई है जी, क्योंकि उसमें जितना टैक्स लगना चाहिए वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ इशू जरूर है। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आना चाहता हूँ, आज की डेट में वो 5% लोगों का टैक्स बेस पे अगर आप पूरा देश चलाएंगे तो ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला जी। ये बात ठीक है कि सर्विस टैक्स आपको बढ़ाना ही पड़ेगा जी, क्योंकि आपको रेवेन्यू चाहिए, सरकार के लिए चाहिए, प्रगति के लिए चाहिए, डिफेंस के लिए चाहिए, हर चीज के लिए चाहिए, वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको बहुत ही एक टाइटैनिक शिफ्ट लाना पड़ेगा अपनी पॉलिसी में, जहां पर कि इस टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए, जहां पे किसान अगर अमीर हैं या गांव में जहां पर अभी तक आपके डिपार्टमेंट्स की रीच नहीं है और जो लोग स्केप कर रहे हैं उनको टैक्स नेट में लाना ही पड़ेगा। कब तक आप बोझ डालेंगे उन 5% के ऊपर जो कि लगातार वो आपको पूरे हिंदुस्तान को खिलाने के लिए जो है 5% पे ही देते रहेंगे, 5.5% भी आप नहीं कर पा रहे हैं। वो असली मुद्दा है। चलिए, वो असली मुद्दा है। मैं विंदर जी अभी आपके पास आऊंगा। विष्णु गुप्ता जी से संक्षेप में जानना चाहूंगा कि क्योंकि सरकार को रेवेन्यू जनरेट करना ही है, आपके क्या सुझाव हैं? संक्षेप में जानना चाहूंगा। बहुत सिंपल है, राकेश जी ने बड़ा अच्छे से एनालिसिस करके दिया है कि जब तक हम टैक्स नेट को नहीं बढ़ाएंगे हम ज़्यादा लंबा नहीं चल सकते। भारत को विकासशील देशों में नहीं, विकसित देशों की अगर क्रम में लाना है तो टैक्स नेट बढ़ाना ही होगा। और इसके लिए जो छोटे छोटे कदम है, बहुत छोटे बहुत सुगम उपाय हैं,
जैसे गांव तक पहुंचना, जो मध्यम व्यापारी है उस तक पहुंचना, लोअर क्लास तक भी पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो सालाना उसको 1000 रुपये टैक्स जमा कराना है, तो उसके लिए उसको कोई फॉर्म की जरूरत नहीं, सीधा बैंक में जाए, पैसा जमा कराए, काम खत्म। अपने पास एक पावती रख ले कि मैंने ये टैक्स जमा करा दिया, तो वो देश की प्रगति के लिए काम कर रहा है ना। आज किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो, तो स्कूल की फीस 5 रुपया और ट्यूशन वाले की फीस 2000 रुपया। जी, जब हम बच्चे की ट्यूशन फीस वो दे सकता है किसान या किसी गरीब ठेले वाले का बच्चा, तो पूरी देश के लिए, विकास के लिए, अपने विकास के लिए पूरे साल का क्या 500 टैक्स नहीं दे सकता? चलिए, बिल्कुल सही बात है। टैक्स देने से कोई भी नहीं बचना चाहता है, और खासतौर पर व्यापारी वर्ग तो बिल्कुल चाहता है कि वो टैक्स चुकाए, लेकिन सही तरीके से चुकाए। सुरेश बिंदल जी कुछ कह रहे थे। टैक्स के अंदर केवल इनकम टैक्स को क्यों हम चर्चा में ला रहे हैं? जी, आज एक छोटा रिक्शा वाला भी मोबाइल रखता है, तो जब उसका बिल आता है तो उस पर सर्विस टैक्स लग के आता है। जी। हमारा जो 5% की फिगर है वो बढ़ के बहुत आगे जा चुकी है। केवल इनकम टैक्स हमारा रेवेन्यू नहीं है, सरकार का रेवेन्यू इनकम टैक्स पे डिपेंड नहीं है। उसके ऊपर टैक्स है, कस्टम ड्यूटी का है, उस पर टैक्स है, उत्पादन कर का है, वो बहुत सारे कार्य हैं। पर जो सर्विस टैक्स का दायरा है, रेस्टोरेंट में खाना खाने कोई भी जाता है तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है, जो मोबाइल रखता है उसको भी टैक्स देना पड़ता है, जो MTNL का फ़ोन रखता है उसको भी रखना है। तो सर्विस टैक्स के दायरे के अंदर देश की एक बड़ी जनता, अगर दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर इतने करोड़ों मोबाइल फ़ोन हो गए हैं, तो वो करोड़ों लोग सर्विस टैक्स दे रहे हैं। धीरे धीरे उसको लाया जा रहा है। किसान चाहता है कि उसकी उपज का मूल्य पूरा मिले। अभी तो कह रहे टैक्स दायरे में आया तो किसान तो ये रो रहे हैं कि जितनी लागत हमारी आती है, जितना पसीना हम खेत में बहाते हैं, उसका पैसा नहीं मिलता। हम घर में सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम चाहते हैं कि साहब वो हमको सस्ती मिले। सरकार क्या करेगी? उसको कहेगी तू यहाँ भी सब्सिडी ले, यहाँ भी सब्सिडी ले। तो जिसमें देश की चिंता करने की हमें जरूरत है जी। और देखिए, दिखावे पे पाबंदी लगाओ ना। बिल्कुल बिल्कुल, दिखावे पे। आज टेंट वाला 20 लाख रुपया, शादी के अंदर इतना खर्चा, कार्ड रखने की जगह नहीं है। ये जो परंपरा चल गई है, तो वो जो गरीब तबका है उसके मन में भावना पैदा हो रही है। चलिए, कि बिल्कुल पसीना सही मेरा, बात है कि उम्मीदें बहुत सारी हैं सरकार से। आप हमारी इस खास पेशकश में शामिल हुए। विष्णु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुरेश बिंदल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। हीरेंद्र राठौड़ को दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कुछ ऐसी उम्मीदों के साथ जो देश के लोगों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली जी से लगा रखी है। उम्मीद है कि सरकार यानी कि कम से कम इनकम टैक्स में जो स्लैब है वो 3 लाख का करना चाहिए, और ऊपर जो छूट होती है 1.5 लाख की, वो कम से कम 2 लाख की होनी चाहिए। हमारा विचार है टैक्स को लेके कि टैक्स का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। अभी भी बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर काम हो रहा है, कारोबार हो रहा है, लेकिन टैक्स पे नहीं किया जा रहा है। वो टैक्स का दायरा बढ़ाए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर GST लागू करना है, उसकी जो दर है वो कम की जाए, मसलन 18% या 20%, इससे ज़्यादा ना हो। फर्स्ट स्टेज पे टैक्स होना चाहिए, और जो ये वैट का सिस्टम है ये डिपार्टमेंट ही बंद कर देना चाहिए इनको, अगर GST आ जाता है। तो इस बजट के अंदर हम ये उम्मीद करेंगे कि जो टैक्स की जो प्रक्रिया है, उसी तरह व्यापार के अंदर भी तो जो खर्चे हैं वो भी सब कुछ बढ़ते हैं। तो जो टैक्स की जो स्लैब है, जो 1.5-2 लाख की स्लैब है, कम से कम इस साल वो टैक्स की स्लैब मिनिमम जो है वो 3 लाख से शुरू की जाए। और टैक्स की दरें भी इतनी हैं कि उसको GST के माध्यम से एक जैसी दरें होनी चाहिए, टैक्स चोरी रुके, ताकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी तो देश का हित होगा और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। और टैक्स जो हैं वो लगातार हर एक चीज़ पे बढ़ते जा रहे हैं। यदि हम बाहर खाना खाने भी जाते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, हर एक चीज़ पे टैक्स लगता है, और हम टैक्स पे करते हैं, हमें यही नहीं समझ आती हम कितने टैक्स दें। तो आने वाले टाइम में उन्होंने 7 से पौने 8% तक GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया है, और सब्सिडी ख़त्म करने की गवर्नमेंट सोच रही है, तो उधर से प्रॉपर्टी टैक्स का दायरा बढ़ा रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे जनता के ऊपर बोझ पड़ेगा, और महंगाई बढ़ने के चांस उम्मीद ज़्यादा लगाई जा रही है। होटल में खाना खाने के लिए जाएं कभी, 20% टैक्स वहाँ है, मोबाइल के रिचार्जेस हैं, चार्जेस करवाने पड़ते हैं, तो उसमें 14% टैक्स उस पर लग जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जेटली जी जो नया बजट लेकर आ रहे हैं
वो उसमें टैक्सेस को कम करेंगे जिससे महंगाई की दर कम होगी। होपफुली नया बजट जो है एक नई उम्मीद लेकर आएगा।